नहीं भी नहीं। बाकी लोग भी आएंगे, 1-2 मिनट देख लेते हैं। कोई डाउट है लास्ट वाले लेक्चर का तो पूछ लीजिए जब तक बाकी लोग आते हैं। उधर गुड आफ्टरनून में से आफ्टर खा गई क्या? चलो देखो, स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है सबको? पीडीएफ दिख रहा है? कल का जो बचा हुआ था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो डील करेंगे आज। स्क्रीन दिख रहा सबको पीडीएफ? चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। मेरे ख्याल से कल हमने कहाँ तक किया था? कल हमने यहाँ तक देखा था डेल्टा तक, ठीक। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सभी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, इससे थ्योरी क्लियर हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर का।
तो क्वेश्चन नंबर 21, which of the following process is not responsible for the presence of electric charge on the soul particles? सोल पार्टिकल्स पे इनमें से कौन ऐसा है जो चार्ज नहीं देता या चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ठीक, सब ये आपका पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, थ्योरी के ऊपर है। ठीक है, जो हमने एडसॉर्प्शन थ्योरी पढ़ा था, सॉरी एडसॉर्प्शन थ्योरी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो हमने देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्स का, उसका उसका ये टॉपिक है। और यहाँ पे देखिए, द चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल, यहाँ देखो एक्सप्लेनेशन में मैं पढ़ रहा हूँ, द चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल्स इज ड्यू टू वन और मोर रीजंस। मैंने वहाँ थ्योरी नोट्स में आपको 3 रीजन लिखाए हैं क्या क्या वजह से होता है। सबसे पहला, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स का, या तो आप यूँ कहिए, जब मेटल्स डिप करके इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो उसके वजह से चार्ज आता है। दूसरा, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ आयन, जो हमने एडसॉर्प्शन थ्योरी पढ़ा था उसके वजह से। और तीसरा, ड्यू टू फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जो हमने हेल्महोल्ट्ज का डबल लेयर पढ़े थे लास्ट में। जो एक थ्योरी हमने देखा था, 2 लेयर था हमारे पास, एक मूवेबल लेयर और एक फिक्स्ड लेयर था, उसके वजह से इसमें चार्ज आता है। अब यहाँ पे तीनों आपको दे रखा है। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल्स, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। देन एडसॉर्प्शन ऑफ आयनिक स्पीसीज फ्रॉम सॉल्यूशन, ये आपका सेकंड है। और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर आपका यहाँ पे तीसरा पॉइंट है। आपका बचता क्या है, एब्सॉर्प्शन ऑफ आयनिक स्पीसीज फ्रॉम सॉल्यूशन। देखिए, ये जो चौथा पोजीशन है, सॉरी चौथा जो ऑप्शन है, ये एक्चुअल में एडसॉर्प्शन नहीं दिया है, ये एब्सॉर्प्शन दे रखा है। यहाँ देखिए बी लिखा हुआ है। ठीक, तो हम इसको ऐसे भी हटा सकते हैं इस पॉइंट को, कि ये हमारा गलत पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए। Then question number 22, which of the following options are correct? इनमें से सही कौन से हैं? ठीक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट, मिशेल फॉर्मेशन बाय सोप इन एक्वस सॉल्यूशन इज पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर। बिल्कुल गलत, हर टेम्परेचर पे मिशेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ क्रिटिकल टेम्परेचर पे फॉर्मेशन होता है। और उसके लिए जो कंसेंट्रेशन है वो भी परफेक्ट कंसेंट्रेशन चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो पहला हमारा गलत है। दूसरा, मिशेल फॉर्मेशन बाय सोप इन एक्वस सॉल्यूशन अकर्स अबव ए पार्टिकुलर कंसेंट्रेशन, ये हमारा सही है, क्योंकि एक खास कंसेंट्रेशन पे ही मिशेल का फॉर्मेशन होगा। तीसरा पॉइंट, ऑन डाइल्यूशन ऑफ सोप सॉल्यूशन मिशेल्स में रिवर्ट टू इंडिविजुअल आयंस। तीसरा पॉइंट कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम सोप, जैसे आपने अगर बकेट में सोप को डाला, ठीक है, तो अगर उसको आप डाइल्यूट करते जाओ, डाइल्यूट कहने का मतलब है कि आप पानी की मात्रा बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, जितना सपोज कीजिए कि आधे बकेट पानी में आप अगर कपड़े धोने के लिए 1 चम्मच सर्फ को डालते हैं, तो आप क्या करो, उस आधे बकेट की जगह 1 बाल्टी पानी ले लो और तब 1 चम्मच सर्फ को डालो, तो वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। अब उसी 1 बाल्टी की जगह 2 बाल्टी पानी ले लिए, लेकिन जो सर्फ की क्वांटिटी है उसको 1 ही चम्मच रखिए, तो वो और डाइल्यूट हो जाएगा। तो उसके वजह से मिशेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो सिर्फ आपको एक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन देगा, जिससे इलेक्ट्रिक करंट आप पास कर सकते हैं। देन चौथा क्या है, सोप सॉल्यूशन बिहेव एज ए नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट ऑल कंसंट्रेशन, ये भी गलत है। हर कंसंट्रेशन पे सोप सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव नहीं करता, वो जब डाइल्यूट होगा तभी वो बिहेव करेगा। अगर कंसंट्रेटेड होगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव नहीं करेगा। मतलब अगर सब सॉल्यूशन में, जैसे सर्फ पानी में, अगर हम क्या करें, उसका सर्फ का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दे, बढ़ाते चले जाए, तो उससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक का, सॉरी आयंस का फ्लो रुक जाता है। ये हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में, जो अगला चैप्टर है हमारा, आयंस का फ्लो रुक जाता है। ध्यान से सुनिए इस चीज को, कि तो मैं आपको बोर्ड में दिखा देता हूँ ताकि आपका भी कंफ्यूजन दूर रहे। देखो, जब अगर ये आपके पास बकेट है, पानी है इसमें, और आपने सोप सॉल्यूशन लिया है इसमें, ठीक है, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे जैसे जैसे आप यहाँ पे सोप का कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रॉपर्टी घटते चले जाएगी। ठीक, मतलब हम जैसे इसको गाढ़ा करते चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करना बंद कर देगा। ठीक, और इसी चीज को वो पॉइंट कह रहा है कि अगर इसको हम डाइल्यूट करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट शो करेगा, कंसंट्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट शो
नहीं करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 23, which of the following statements are correct about solid catalyst? सॉलिड कैटलिस्ट के लिए कौन सा सही स्टेटमेंट है? सबसे पहला, सेम रिएक्टेंट्स में गिव डिफरेंट प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट। ये हमने पढ़ा है सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट में, जो टॉपिक है हमारा सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कि एक ही रिएक्शन में अलग अलग अगर कैटलिस्ट डालते हैं हम, तो हमको अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। देखिए कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ रिएक्शन को फास्ट और स्लो करता है, बाकी से उसको कुछ मतलब नहीं रहता। तो ये भी सही है हमारा और पहला भी सही है। तीसरा देखते हैं, कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। एक कैटलिस्ट जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि थोड़ा सा कैटलिस्ट काम आता है, एक चुटकी भर कैटलिस्ट भी काम करता है। Then fourth point, catalytic activity of a solid catalyst does not depend upon the strength of chemisorption। ये भी गलत है, कैटलिस्ट का जो एक्टिविटी है वो केमिसॉर्प्शन के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। Then question 24, H2 gas is adsorbed on activated charcoal to a very little extent in comparison to easily liquefiable gases। अब देखिए लिक्विफेबल गैस का मतलब क्या है? जैसे हमारे घर का जो सिलेंडर है एलपीजी, इसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब वैसे गैस जिनको लिक्विड फॉर्म में आसानी से बदला जा सके बाय जस्ट अप्लाइंग प्रेशर। ठीक, और ऐसा किया जाता है कि ना ही वो लिक्विड में रहता है और ना ही प्योर गैसियस फॉर्म में, वो दोनों में रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहता है कि जो आसानी से लिक्विड में बदले जा सकते हैं गैस, वो अच्छी तरीके से एड्सॉर्प्शन प्रोसेस दिखाते हैं चारकोल के ऊपर, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं दिखाता। उसका रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन हमारा वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान दीजिए, आपको पहले बताया है कि अगर एक मॉलिक्यूल है या एक एटम है, दूसरे एटम्स को अगर वो पकड़ के रखना चाहता है, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके वजह से है? तो वैन डर वाल्स फोर्स के वजह से। ठीक है, तो ये चीज कहता क्या है कि जो आसानी से गैस लिक्विड में बदले जा सकते हैं, ये कहता क्या है कि जो गैस आसानी से लिक्विड में बदले जा सकते हैं, उसका एडसॉर्प्शन प्रोसेस, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक सरफेस लिया, कौन सा सरफेस? ये हमारा चारकोल का सरफेस है। चारकोल जो है यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। चारकोल एज ए कैटलिस्ट, चारकोल जो है हमारा कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और इसके सरफेस पे अगर हम हाइड्रोजन गैस ले या आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट किए जाने वाले गैस को ले, तो जिसका वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा, उसका ये एडसॉर्प्शन प्रोसेस ज्यादा होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following statements are correct? सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल्स न्यूट्रलाइजेस देयर चार्ज एंड स्टेबलाइजेस द कोलॉइड। ठीक, पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर एक हमारे पास एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उस कोलॉइडल सॉल्यूशन में अगर पॉजिटिव चार्ज वाला सोल है और नेगेटिव चार्ज वाला हम कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं, वो क्या करेगा? कोलॉइड को स्टेबलाइज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो स्टेबलाइज करने की जगह उसका पीपीटी बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाएगा और नीचे जाके बिठा देगा। तो इसके वजह से हमारा ये फर्स्ट पॉइंट गलत होता है। Then second point, presence of equal and similar charges on colloidal particles provides stability to the colloids। ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो स्टेबिलिटी है वो उसी के इक्वल और सिमिलर चार्ज से होता है। देन थर्ड पॉइंट, एनी अमाउंट ऑफ डिस्पर्स्ड लिक्विड कैन बी एडेड टू इमल्शन विदाउट डिस्टेबलाइजिंग इट। ठीक है, अभी इसमें देखिए यहाँ इमल्शन की बात हो रही है थर्ड पॉइंट में। तो इमल्शन क्या है?
बहुत ज्यादा पानी और थोड़ा सा उसके ऊपर तेल, या फिर बहुत ज्यादा तेल और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी, उसको हम इमल्शन कहेंगे। ठीक। अब कहता क्या, एनी अमाउंट ऑफ डिस्पर्स्ड लिक्विड कैन बी एडेड टू इमल्शन विदाउट डिस्टेबलाइजिंग इट। मतलब हम किसी भी इमल्शन में कितना भी पानी डालें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका ये मतलब है। देन फोर्थ पॉइंट, ब्राउनियन मूवमेंट स्टेबलाइजेज सोल्स। जो ब्राउनियन मूवमेंट है, जो सोल इधर से उधर जो मूव करते हैं पूरे कोलॉइडल सॉल्यूशन में, ठीक है, वो सोल्स को स्टेबलाइज करते हैं, इसका ये कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 26, एन इमल्शन कैन नॉट बी ब्रोकन बाय। इमल्शन को किस तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता? तो सबसे पहला हीटिंग, हीटिंग से तोड़ सकते हैं, जैसे लिक्विड है, वाटर है और ऑयल है, तो हम पानी को गर्म कर करके उसका भाप बना के हटा सकते हैं, पहला चीज। तो ये हमारा पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन नॉट बी ब्रोकन बाय, तो हीटिंग से हम तोड़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एडिंग मोर अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। तो कितना भी हम उसमें वाटर डालते चले जाएं उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर डालने से पानी तो अलग होगा नहीं। तो ये हमारा पॉइंट होगा, सही पॉइंट होगा इस चीज के लिए। देन तीसरा पॉइंट, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग से भी हम तोड़ सकते हैं। जैसे अगर पानी को अगर हम फ्रीज कर दें तो पानी तो बर्फ बन जाएगा, लेकिन वहां उसके ऊपर जो तेल है वो बर्फ नहीं बनेगा, तो उसको हम वैसे अलग कर सकते हैं। उसका चौथा पॉइंट है बाय एडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट। तो ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट है ये इमल्सन को और अच्छे तरीके से स्टेबलाइज करता है। तो हमारा जो पॉइंट होगा इसमें सेकंड और 4 हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स हम इमल्सन को तोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल प्रेसिपिटेट द नेगेटिवली चार्ज इमल्सन्स। मतलब इसमें से कौन ऐसा है जो नेगेटिव चार्ज वाले को प्रेसिपिटेट करेगा? तो कौन करेगा भैया? जब नेगेटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं तो इसको बिठाएगा कौन नीचे? पॉजिटिव चार्ज वाला नीचे बिठाएगा, मतलब जो अपोजिट चार्ज होगा वही बिठाएगा। तो इसमें से जो भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो बिठाएंगे। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, ये आपका प्योर आयनिक सॉलिड है। देन सोडियम क्लोराइड, ये भी आपका आयनिक सॉलिड है। ये अपना तुरंत Na+K+ रिलीज करेगा, जिसके वजह से ये नेगेटिव चार्ज वाला दोनों न्यूट्रलाइज होकर नीचे बैठ जाएगा। Then question number 28, which of the following colloids cannot be coagulated easily? इनमें से कौन ऐसा है जिसको आसानी से नीचे नहीं बिठाया जा सकता? देखो नीचे नहीं बिठाया जा सकता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि प्रेसिपिटेट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कोएगुलेटेड मतलब नीचे जाके बैठ जाना। तो लायोफोबिक कोलॉइड्स, इरिवर्सिबल कोलॉइड्स, रिवर्सिबल कोलॉइड्स एंड लायोफिलिक कोलॉइड्स। तो इनमें से कौन कौन सा है? एक रिवर्सिबल है और एक आपका लायोफिलिक कोलॉइड्स है। वो इसलिए फिर रिवर्सिबल वापस से अपने स्टेट को अचीव करने लग जाता है, और लायोफिलिक जो है ये लिक्विड से प्यार करता है, इसके वजह से। Then question 29, what happens when a lyophilic soul is added to a lyophobic soul? लायोफिलिक सोल को जब ऐड करते हैं लायोफोबिक सोल में तो क्या होता है? ठीक, अब देखिए हमने प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स में पढ़ा था कि लायोफोबिक सोल को, इस लायोफोबिक सोल को लायोफिलिक सोल से प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है। क्यों? क्योंकि लायोफोबिक सोल है जो लिक्विड से दूर भागता है, और लायोफिलिक सोल है लिक्विड्स को पसंद करता है, वाटर को पसंद करता है, इस वजह से। सबसे पहला पॉइंट है लायोफोबिक सोल इज प्रोटेक्टेड। ठीक, मतलब लायोफोबिक सोल का बचाव किया जाता है, इसका बचाव किया जाता है इस वजह से। उसके बाद दूसरा पॉइंट है लायोफिलिक सोल इज प्रोटेक्टेड, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा पॉइंट है फिल्म ऑफ लायोफिलिक सोल इज फॉर्म्ड ओवर लायोफोबिक सोल। मतलब लायोफोबिक सोल के ऊपर एक लायोफिलिक सोल का परत जम जाता है, मतलब ऊपर से एक पानी की तरह वो चढ़ जाता है, जिससे वो बचा रहता है। चौथा है फिल्म ऑफ लायोफोबिक सोल, ये भी गलत है। हमारा जो पॉइंट है वो फर्स्ट और थर्ड। देखिए आप एक्सप्लेनेशन एक बार खुद से फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, which phenomenon occurs when an electric field is applied to a colloidal solution and electrophoresis is prevented? तो क्या कहता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस को रोकने के लिए या इसमें कौन सा फिनोमेना या कौन सा प्रोसेस कारगर सिद्ध है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, देन इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, डिस्पर्शन मीडियम बिगिंस टू मूव, डिस्पर्शन मीडियम बिकम्स स्टेशनरी। तो ऑप्शन है हमारा 2 और 3। सबसे पहला इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, ये
इलेक्ट्रोऑस्मोसिस जो है ये ऑस्मोसिस जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में किया जाता है। इस इलेक्ट्रोऑस्मोसिस सॉरी ऑस्मोसिस आपको बताए थे कॉन्सेंट्रे सॉरी लिक्विड का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन यही ऑस्मोसिस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज किया जाता है तो उसको इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहा जाता है। देन तीसरा पॉइंट है डिस्पर्सन मीडियम बिगिंस टू मूव। जब डिस्पर्सन मीडियम मूव करने लग जाए, देखिए आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि सोल पार्टिकल्स मूव करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड के इलेक्ट्रिकल फील्ड सप्लाई होता है तब, ठीक। तो वहां पे अगर डिस्पर्सन मीडियम मूव करने लग जाए तो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन जो है ये रुक जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन सा प्रोसेस है जो हम अप्लाई करें जब इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, तो कोलोइडल सॉल्यूशन ना रुके, सॉरी कोलोइडल सॉल्यूशन मूव करना बंद हो जाए लेकिन डिस्पर्सन मीडियम मूव करना चालू हो जाए। तो उसका रीजन है आपका एक तो दूसरा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस और तीसरा डिस्पर्सन मीडियम बिगिंस टू मूव। क्वेश्चन 31, इन ए रिएक्शन कैटलिस्ट चेंजेस, पहला है फिजिकली और दूसरा है क्वालिटेटिवली, ठीक। फिजिकली इसलिए क्योंकि उसको पाउडर फॉर्म में किया जाता है इस वजह से, और क्वालिटेटिवली इसलिए क्योंकि वो बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है इसलिए। केमिकली इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं देता हमको, कैटलिस्ट रिएक्शन में जैसा का तैसा मिलता है। और चौथा क्वांटिटेटिवली मतलब कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं करते हैं इस वजह से। क्वेश्चन 32, which of the following phenomenon occurs when a chalk stick is dipped in ink? जब चौक का जो जो हम लोग क्लास में चौक से लिखते हैं, अगर उसे इंक में डाला जाए तो कौन सा प्रोसेस हमको देखने को मिलता है? तो सबसे पहला एड्सॉर्प्शन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस, मतलब हमको एब्सॉर्प्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा, और एक एब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब है कि हम जो चौक है वो ऊपर से आपको एड्सॉर्प्शन प्रोसेस दिखाएगा और अंदर से एड्सॉर्प्शन प्रोसेस दिखाएगा। कि यहाँ पे आपका क्वेश्चंस एंड होता है, टोटल का टोटल डिस्कशन खत्म, चैप्टर एंड हो गया। इस असाइनमेंट को, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप फिर से एक बार पढ़ेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी भी किसी को कोई डाउट बचा है क्या चैप्टर से? देखिए नेक्स्ट क्लास से मंडे को ये चालू करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। और इस चैप्टर का मोस्ट प्रोबेबली आपका अगले हफ्ता में टेस्ट होगा, ठीक है। आप इस चैप्टर को पढ़िए और ज़्यादा चांसेस है ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही होगा, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी दिए हैं उसको आप पढ़ेंगे अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस है, और मंडे से आपका नया चैप्टर चालू करेंगे। बाकी को कोई दिक्कत है इसमें किसी को और? ठीक है, वर्कशीट आपको दे देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, आंसर उसमें दिया हुआ रहेगा, अपना पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा तो आप ध्यान रखें। ये कोई जरूरी नहीं 100 क्वेश्चन का ही रहेगा, हो सकता है 30-40 क्वेश्चन रहे, 50 क्वेश्चन रहे, ठीक है। जितना मुझे मिलेगा मैं उतना डाल दूंगा। बाकी लोगों को और कोई डाउट है इस चैप्टर से? देखिए डाउट अगर नहीं है तो नो लिखिए ताकि मैं क्लास एंड करूं। ये चैप्टर अब खत्म हो गया है और जो चैप्टर आपका सॉल्यूशन चालू होना है वो मंडे से चालू होगा।